देखो भैया ना, तो लास्ट क्लास तक आप लोगों ने कार्बोक्सिलिक अम्ल वाले चैप्टर में क्या पढ़ लिया है कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है उसकी अम्लता ज्यादा होती है ना, फिनॉल से भी अधिक होती है और अल्कोहल से तो होती है ना। यानी कि फिनॉल से अधिक इसलिए होता है क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल में दो ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। तो जो नेगेटिव चार्ज होता है वो अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन परमाणु पर क्या होता है, विस्थानित हो जाता है, इसलिए कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता अधिक होती है। और फिनॉल में क्या होता है कि फिनॉल के अंदर ऑक्सीजन तो है, लेकिन जो कार्बन पर जाकर के नेगेटिव चार्ज क्या होती है, विस्थानित होता है। अब कार्बन जो होता है वो क्या होता है, कम विद्युत ऋणी तत्व होता है, तो वहां पर थोड़ा सा स्थायी उसकी कम होती है ना, इसलिए क्या होता है वो कम अम्लीय है। अब हमको ये देखना है कि जो हम लोग प्रतिस्थापी समूह जोड़ते हैं, जैसे मान लो कि कार्बोक्सिलिक अम्ल है, नाइट्रो ग्रुप जोड़ दो, मिथाइल ग्रुप जोड़ दो, तो नाइट्रो ग्रुप क्या होता है, EWG यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है NO2। EDG होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, है ना, जैसे CH3 हो गया, वो इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन दाता, इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है, किसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर। तो यहाँ पे तो क्या है, तो आपकी जो हेडिंग बनेगी आज, वो आज भी अम्लीय गुण ही चलेगा, ठीक है ना। लिखो इसमें प्रतिस्थापी समूहों की वजह से अम्लीय प्रभाव, लिखो कार्बोक्सिलिक अम्लों, कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक अम्लों, कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव प्रतिस्थापियों का इफेक्ट, प्रभाव। तो देखते भाई, हमारे पास NO2 समूह, ये कौन होता है, ये होता है EWG यानी कि इलेक्ट्रॉन विमोचक समूह, इलेक्ट्रॉन विमोचक समूह, इलेक्ट्रॉन विमोचक समूह, विमोचक समूह, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है ना। NO2 हो गया, Cl हो गया नेगेटिव ना, Br नेगेटिव हो गया, है ना, ये सारे कौन होता है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं ना, सॉरी कम करते हैं वहां से। देखो अब आता है EDG, ये होता है इलेक्ट्रॉन दाता समूह, इलेक्ट्रॉन दाता समूह, इलेक्ट्रॉन दाता समूह। अब क्या हो गया, देखो इसमें कौन आ गया, CH3 आ गया, CH3O हो गया, है ना, ये कौन है, ये समूह तो लोग जानते ही हो, ऑक्सी हो गया, मिथॉक्सी है ना, एल्कोक्सी हो गया। तो ये क्या होते हैं, ये सब EDG होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं ये समूह, और ये जो है EWG ये कम करते हैं, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे, और अब हम यहां पर देखेंगे कैसे घटता बढ़ता है अम्लीय प्रकृति, ठीक है ना। तो इसमें आप लोग लिखो, देखो ये हमारे पास कार्बन होता है, इधर O होता है, इधर भी O होता है, और ये मैंने आपको बना के पहले दिखाया था अनुनाद में, इस प्रकार से होता है, अनुनाद होता है ना, बीच में होता है माइनस। अब इस कार्बन के ऊपर कौन बढ़ता है, अगर इस कार्बन के ऊपर EWG लग जाए, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींचता है EWG, तो कार्बन के ऊपर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, और जो ये जो हमारे पास आयन होता है इसको
स्थायी बनाता है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन अपनयन करने वाले समूह, देखो इसमें इलेक्ट्रॉन अपनयन करने वाले समूह, इलेक्ट्रॉन अपनयन करने वाले समूह यानी कि EWG कार्बोक्सिलिक आयन का, कार्बोक्सिलिक आयन को क्या करते हैं, स्थायीकृत कर देते हैं, ठीक है ना, स्थायीकृत करते हैं जिससे क्या होता है, अम्ल गुण उसका बढ़ जाता है, जिससे अम्ल की सामर्थ्य बढ़ जाती है, अम्ल की सामर्थ्य बढ़ जाती है, ठीक है, बढ़ जाती है। अब देखो आगे आ जाओ। अब अगर EDG जुड़ जाए तो ये बेचारे खींचते हैं इलेक्ट्रॉनों को उसके ऊपर से, सॉरी उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज करते हैं। देखो अब फिर से कार्बन हो गया, इधर O हो गया, इधर भी O हो गया। थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, एक उधर हो गया, एक उधर हो गया, तो देखो इधर ये देखो इधर ऐसे है, यहाँ नेगेटिव चार्ज होता है कार्बोक्सिलेट आयन के ऊपर, और इस पे आपने जोड़ दिया EDG। भाई EDG क्या होता है, इलेक्ट्रॉन दाता समूह, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है कार्बन के ऊपर। तो जैसे ही कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिलेगा ये बेचारे अस्थायी हो जाएंगे, ठीक है ना। यानी कि इलेक्ट्रॉन दाता समूह यानी EDG कार्बोक्सिलिक आयन को अस्थायी बना देते हैं, अस्थायी बन जाएगा ये। अगर अस्थायी बन जाएगा तो फिर क्या होगा, अम्लीय गुण इसकी घट जाती है, ठीक है ना, और अम्ल को दुर्बल कर देते हैं। समझ आया तुमको, अम्ल हमारा दुर्बल हो जाएगा, ये इसकी कहानी रहती है। अब हम लोग बढ़ते हैं, देखो आगे। अब हमको नहीं देखना है कि जो अम्लीय गुण होता है वो कैसे बढ़ता है। देखो लिखो इसको फटाफट से ना पहले, फिर हम पढ़ते हैं इसमें आगे। देखो अब क्या होता है, इसमें हमें क्या देखना है कि निम्नलिखित समूहों का अम्लता बढ़ाने का प्रभाव निम्नलिखित है। निम्नलिखित है ना, निम्न है। देखो निम्न मत लिखो, बस यहां लिखो ना, इफेक्टिव होता है। देखो सबसे ज्यादा किसकी होगी, पीएच मतलब फिनाइल, किसकी होगी, फिनाइल की होगी सबसे कम। अरे फिनाइल की सबसे कम होगी, है ना, फिनाइल की सबसे कम होगी, उससे अधिक होगी आई की, उससे अधिक होगी फ्लोरीन की, है ना, उससे अधिक होगी किसकी, सॉरी आयोडीन की होगी, Br की होगी, फ्लोरीन की होगी, और फिर फ्लोरीन की। यानी फ्लोरीन अगर जुड़ेगा तो अम्लता गुण क्या होगा, बढ़ेगा, फिनाइल कम करता है, ठीक है ना। अब देखो
फ्लोरीन के बाद कौन होता है, CN हो गया, है ना, NO2 हो गया, CF3 हो गया, ऐसे ऐसे। CNO कौन है, साइनाइड, NO2, और इससे भी अधिक कौन है, इससे भी अधिक है CF3। अगर CF3 जुड़ गया तो अम्लीय गुण सबसे अधिक कर देगा, ठीक है ना, किसकी, कार्बोक्सिलिक अम्ल की। हाँ बोलो। फिनाइल, फिनाइल, PH होता है फिनाइल, ठीक है ना, PH क्या होता है, फिनाइल होता है, ठीक है ना। अब देखो, अब इसमें क्या आएगा, हमारे पास आएगा अम्लीय गुण किस किस से कम हो जाएगी, तो आपको नहीं ध्यान रखना है। देखो मान लो यहां पर लिखा हुआ है CF3COH, ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड, और एक इसमें लिखा हुआ है क्या, एक इसमें लिखा हुआ है CHCl2, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि Cl3COH, सबसे अधिक अम्लीय कौन होगा, ये होगा, ठीक है ना। अच्छा अगर के ऊपर H बढ़ गया, CHCl2 और फिर COH हो गया, तो इसकी थोड़ी और कम हो जाएगी, ठीक है ना, समझे आप लोग। तो इस प्रकार से होता है, अम्ल गुण इसकी कम हो जाती है। CH2 समूह जुड़ते ही उसकी अम्लीय प्रकृति कम हो जाती है, ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो इसमें, मान लो इसमें हमारे पास ये लगा हुआ है CH ऐसे, NO2 और CH2 है और फिर COH है, देखो इस प्रकार से। अब क्या हो रहा है, अम्लीय गुण उसकी थोड़ी सी कम हो गई, CH2 आ गया ना, अगर ओनली NO2 होता तो बढ़ जाती, ठीक है ना, ऐसे। NO2 है ना लगा हुआ, लेकिन ये जो NO2 है ये CH2 पे है, किस पर है, डायरेक्ट उस कार्बन एटम से नहीं है जिस पर COOH है ना, OOH है ना जिस पर है, उससे डायरेक्ट ये, ठीक है ना, तो इसका ध्यान रखना। तो ये इसमें क्या होता है ना, इसका तरीका है अरेंज करने का, ठीक। अब बढ़ते हैं आगे, अगर कार्बोक्सिल समूह पर फिनाइल या फिर वाइनिल समूह के सीधे संयुक्त होने से कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता बढ़ जाती है। देखो कार्बोक्सिल, कार्बोक्सिल कार्बोक्सिल समूह पर फिनाइल, समूह पर फिनाइल या फेनिल कह लो, फेनिल या वाइलिन, वाइनिल, वाइनिल समूह, वाइनिल समूह के सीधे संयुक्त होने से, के सीधे संयुक्त होने से, सीधे संयुक्त होने से क्या हो जाएगा, अम्लता बढ़ जाती है, ठीक है ना, होने से संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता बढ़ जाती है, होने से संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता, अम्ल की अम्लता बढ़ जाती है, अम्लता बढ़ जाती है, बढ़ जाती है, अम्लता क्या होती है उसकी, बढ़ जाती है, ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखना है ये। अब हमें देखना क्या है, इसका अनुनाद देखना है कि अनुनाद की वजह से ऐसा होता है, ठीक है ना, अनुनाद के कारण होता है। देखो ये हमारे पास क्या है, CH2 है, डबल बॉन्ड CH और ये कार्बन, देखो इधर क्या होता है O, इधर होता है OH, है कि नहीं, यही तो है, दिख रहा है, ये कार्बन
कहते हैं ना, जो कार्बन पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है CO OH, उस कार्बन से जो नेक्स्ट कार्बन ये है कार्बन, ये डबल बॉन्डेड है, मतलब यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन घूमने फिरने वाला होता है, पाई इलेक्ट्रॉन को घूमना फिरना बहुत पसंद रहता है, मन चला। लो चली देखो प्यार की गली, चल देती है प्यार गली। देखो अब क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होता है, ये इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाता है फिर, ठीक है ना, O के ऊपर हो गया शिफ्ट। तो फिर क्या होता है, देखो जब ये यहां पर गए तो जो नेगेटिव आयन है वो कहां पहुंचो, O पर, और कितना खुश हो गया, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर ही जा रहा है, तो खुश नहीं हो जाएगा वो, यानी कि ये कुछ ऐसा बनता है। देखो CH2 यहां क्या हो गया, प्लस हो गया, इलेक्ट्रॉन कम हुआ ना वहां से, तो प्लस हो गया इसके ऊपर। अब ये कार्बन H है, ये डबल बॉन्डेड हो गया, और ये O क्या हो गया, देखो इधर नेगेटिव हो गया, इधर OH पहले से ही है, समझ में आया। ये हो, इसकी वजह से होता है स्थायित्व, ये इसको बोलते हैं वाइनिल समूह। क्या बोलते हैं इसको, वाइनिल समूह। जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड होता है उसे वाइनिल समूह बोलते हैं ना, वाइनिल। देखो अब क्या हुआ, यानी ये ऐसे ये वापस इधर आ सकता है, ठीक है ना, और ये वापस ऐसे फिर वापस जा भी सकता है इधर, तो ये ऐसे ना घूमते फिरते रहते हैं, ये इनका काम होता है घूमने फिरने का, ठीक है ना, इस प्रकार से होता है ये। तो ये इनका अनुनाद होता है, ठीक है ना। अनुनाद की वजह से क्या होता है, वाइनिल समूह अगर जुड़ रहा है कार्बोक्सिलिक अम्ल पर, तो उसकी जो अम्लीय गुण है वो बढ़ा देता है। जबकि हम लोग क्या जानते हैं, CH3 ये CH2 समूह क्या होता है, ये वो समूह होता है जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम करने वाला होता है, सॉरी इंक्रीज करने वाला होता है। यानी R समूह ये कौन है, ये जो हमारे पास CH2 है, ये जब जुड़ता है तो क्या होता है, अम्लता कम होता है ना, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि डबल बॉन्डेड है, तो अनुनाद की वजह से अम्ल गुण बढ़ गया है। अगर यहां पर वो सिंगल बॉन्ड होता, एल्केन होता, फिर तो घटता इसकी अम्लता, क्या होता, लेकिन यहां पर क्या हो गया है, बढ़ गया, ठीक है ना। इसको लिखो फटाफट से, ठीक है ना। ऐसे ही फिनाइल होता है, फिनाइल, ये फिनाइल समूह, अगर इसके ऊपर बेंजीन अटैच होता तो उसके अम्ल गुण क्या होता, ज्यादा होता। भाई हमारे पास मान लो ये है, देखो COOH है, अगर यहां एक हमारे पास क्या होता है, एक हमारे पास होता है HCOH, ये फॉर्मिक अम्ल, क्या ये है फॉर्मिक एसिड है। अब यहां पर देखो H है, ये अम्लीय है, यहां पर अगर मैं लगा दूं CH3, ये क्या बन गया, एसिटिक, तो ये अधिक अम्लीय है फॉर्मिक अम्ल, ये कम अम्लीय है, क्योंकि इसके ऊपर CH3 समूह है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रहा है, इसके ऊपर बढ़ा रहा है, यहां पर बढ़िया है, ये अस्थायी कर दे रहा है कार्बोक्सिलिक आयन को, ये यहां पर कोई अस्थायी करने वाला है ही नहीं, ठीक है ना। यानी ये कौन है, कार्बन वाले तो है। अब अगर मान लो COH पहले से ही है, यहां पर मैं CH2 जोड़ दूं और CH3 जोड़ दूं, इस पर क्या हुआ, देखो यहां पर दो कार्बन ग्रुप और जुड़ गए, इथाइल हो गया, यहां मिथाइल था, यहां पर इथाइल हो गया। तो अब इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करने वाले कितने हो गए, दो कार्बन समूह हो गया, कि नहीं। तो इसकी अम्लीय गुण क्या होगी, और भी कम हो जाएगी, और भी कम हो जाएगी। अब यहां पर एसिडिक अम्ल जो है ज्यादा अम्लीय है, किसकी, प्रोपेनोइक अम्ल की तुलना में, समझे। लेकिन अगर हम इसी कार्बन के ऊपर, जो COH है इसके ऊपर क्या जोड़ दें, बेंजीन जोड़ दें, C6H5, ये फिनाइल जोड़ दें, तो कार्बन की संख्या बढ़ गया ना, फिर तो इसकी अम्लीय गुण और भी अधिक कम होना चाहिए था, लेकिन क्या होता है, उल्टा हो जाता है, बढ़ जाता है। इसकी और इसकी, इनसे इसकी सबसे अधिक होगी अम्लीय गुण, क्या होगी, अधिक होगी ना। अब होगी क्यों अधिक, देखो क्योंकि जब हम लोग ये बेंजीन को बनाते हैं, तो क्या होता है, ये जो कार्बन है
देखो ये जो यहाँ पर डबल बॉन्डेड है, क्या है ये? तो अनुनाद के कारण क्या होता है? इसका स्थायित्व बढ़ता है। ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होता है और ये यहां, ठीक है ना। अब क्या हुआ इसमें? तो ये जो कार्बन था, ये कार्बन O नेगेटिव हो गया, इधर OH हो गया, ये डबल बॉन्डेड हो गया, और यहां पर कार्बन और ये ऐसे यहां प्लस आता है फिर, है कि नहीं? बन गया ना ऐसे। तो फिनाइल समूह जुड़ने से क्या होता है? फिनाइल समूह हो या वाइनिल समूह हो, अगर ये जुड़ता है कार्बन से जिस पर डबल बॉन्ड O है तो अम्ल गुण बढ़ जाता है। अगर ये जुड़ते हैं एल्केन ऐसे ऐसे तो अम्ल गुण क्या होता है? घट जाता है, ठीक है ना। जबकि ये भी कार्बन वाले कंपाउंड ही हैं, ये भी कार्बन वाला ही था कंपाउंड, डबल बॉन्डेड कहां गया? ये रहा, ठीक है ना। लेकिन इसके जुड़ने से क्या हो रहा है? अम्ल गुण बढ़ जा रहा है। समझ में आया ना? अनुनाद के कारण। किसके? अनुनाद के कारण ऐसा होता है, ठीक है ना। ये आपको ना पता होना चाहिए। अब तुम्हें केवल क्या करना है, ये सब छोड़ करके ऊपर ड्रॉ करना है जो लिखा है, ठीक है ना। लिखो फटाफट से लिखो। लिख लिया? तो हम इसमें वही कह रहे हैं कि कार्बोनिल समूह से संगलित sp2 संकरित कार्बन की उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण होता है, ठीक है ना। तो आपको इस पर एक लाइन लिखना है, कार्बोनिल समूह समूह से संगलित संलग्नित sp2 संकरित कार्बन, sp2 संकरित कार्बन की क्या होती है? विद्युत ऋणात्मकता उच्च होती है। कार्बन संकरित कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता उच्च होने के कारण क्या हो जाती है? अम्ल गुण उसकी बढ़ जाती है ना। ऐसा होता है। फिनाइल समूह भी क्या करती है? इंक्रीज कर देती है, ठीक है ना। अब इसमें आपको एक और चीज लिखना है, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल पे। देखो इसमें एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल की फेनिल वलय पर EWG मतलब इलेक्ट्रॉन अपनायक समूह के जुड़ने से अम्लता बढ़ती है व EDG समूह के जुड़ने से अम्लता घटती है। क्या होती है? अम्लता घटती है, अम्लता कम हो जाती है। समझे आप लोग? अम्लता इसकी कम हो जाती है। इसीलिए बोलते हैं कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड पर या आप कह लो बेंजोइक एसिड पर नाइट्रो ग्रुप जुड़ गया तो उसकी अम्लीय गुण क्या होती है? ज्यादा होती है बेंजोइक अम्ल की तुलना में। देखो अब आपको यहां पर हम दिखाते हैं, ये हमारे पास एक है बेंजोइक एसिड,
इसके ऊपर हमने यहां पर लगा दिया NO2, 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। इसकी जो pK वैल्यू होती है वो होती है 3.41, और एक हमारे पास है बेंजोइक एसिड केवल। ये कौन है? ये बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड की जो होती है pK वैल्यू वो कितनी होती है? वो होती है 4.19। अब एक हमारे पास है मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड OCH3। इसकी जो pK वैल्यू होती है, इसकी pK वैल्यू होती है 4.46। अब देखो इसमें देखने को मिल रहा है कि तीनों में से जो अधिक अम्लीय होगा वो कौन होगा? बताओ। अधिक अम्लीय हमारा ये होगा, है ना। अगर हम इसको बोलें पहला, इसको बोले दूसरा स्ट्रक्चर, इसको बोले तीसरा, तो अम्लीय जो होगी गुण वो क्या होगी? पहले की सबसे ज्यादा, दूसरे की उससे कम, और तीसरे की सबसे कम होगी, क्योंकि उसके ऊपर कौन है? मिथॉक्सी ग्रुप, है ना। अब मिथॉक्सी ग्रुप अगर उसमें जुड़ गया है तो उसका अम्लीय गुण कम कर देगा, ठीक है ना। देखो अब इसमें क्या है? इसमें जो नाइट्रो समूह होता है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करता है, खींचता है ना, ये खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को वहां से, है ना। और ये जो है मिथॉक्सी ये इंक्रीज करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है भैया जी, अरे भैया बढ़ा देता है, ठीक है ना। ऐसे देखो वो ये अस्थाई कर दे रहा है इसको, और नाइट्रो समूह इसको स्थायी कर रहा है। इसलिए क्या होता है? नाइट्रो बेंजोइक एसिड जो होता है ज्यादा एसिडिक होता है बेंजोइक एसिड की कंपैरिजन में, और जो हमारे पास मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड होता है उसकी अम्लीय गुण कम हो जा रही है बेंजोइक एसिड से, क्योंकि वहां पर जो मिथॉक्सी ग्रुप है वो मिथॉक्सी ग्रुप उस बेंजोइक एसिड के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर दे रहा है, तो ये अनस्टेबल हो जा रहा है और ये स्टेबल हो जा रहा है। तो जो अनस्टेबल वो कम एसिडिक है और जो स्टेबल है वो मोर एसिडिक है एज कंपेयर टू बेंजोइक एसिड, ठीक है ना। तो जब भी आपको एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर इलेक्ट्रॉन विंड्रोइक ग्रुप दिखाई दे जाए तो उसकी एसिडिटी बढ़ रही होगी, और अगर किसी बेंजोइक एसिड के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ रहा है तो उसकी जो एसिडिटी है वो कम कर रही होगी, ठीक है ना। इस तरह क्या होता है? इसका एसिडिक नेचर होता है, ठीक है ना। तो इसमें बड़ा पेपर में आता है यहां से देखने को कि भाई इसको ना आपको 3-4 डाल देगा स्ट्रक्चर, बोलेगा इसको एसिडिक स्ट्रेंथ में इंक्रीज में लगाइए, ऑर्डर में लगाइए इसको, तो लगा दोगे ना, कोई हार्ड थोड़ी है इसमें, आपको बस सबको समझना है, ठीक है। अगर तुमने अल्कोहल के अंदर सीखी है फिनॉल की और अल्कोहल की एसिडिक नेचर को, जो मैं अपलोड कर चुका हूं, वहां पर जाकर देख लो अगर नहीं देखा है तो, ठीक है ना। और हमारे पास क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड की मैंने आपको समझाया था इससे पिछले की क्लास में कि भाई कैसे जो फिनॉल से ज्यादा एसिडिक होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और फिर अब यहां पर ये हो गया, ठीक है। तो ये हमारा खत्म होता है एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। सभी प्रकार का नेचर हमारा खत्म हो गया, एसिडिक नेचर कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे एक नया टॉपिक, वहां पर हम लोग अभी तक आप लोग ना जो उसमें देख रहे थे उसमें CO बंद नहीं टूट रहा था, इसमें OH बंद क्या हो रहा था? तोड़ रहे थे, और हम लोग देख रहे थे क्या चीज? उसकी अम्लीय प्रकृति। अब हम लोग जो है ना कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर देखो ये OH बंद होता है इसके ऊपर और डबल बॉन्ड O होता है। हम अब इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, तो इस बॉन्ड को तोड़ने से क्या होता है वो सीखेंगे, ठीक है ना। अभी आपने कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर जो O और H होता है इस बंध को तोड़ा, इस बंध को OH बंध को तोड़ा, तो आपने क्या देखा? उसकी अम्लीय प्रकृति। अब हम लोग OH बंध का C के साथ जो है उसको ब्रेक करेंगे, ठीक है ना, और देखेंगे कैसे कैसे होते हैं स्ट्रक्चर, और बढ़ते हैं अभी अगले क्लास में आगे, ठीक है ना। लिखो अभी टॉपिक को लिखते हैं, देखो उसमें देखो भाई अब हमारे पास जो अगला है वो है
COH आबंध का विदलन अभिक्रिया, ठीक है ना। लिखो अगला हमारे पास में जो हेडिंग है वो हम लिखेंगे COH, इस आबंध को तोड़ना है, बंध विदलन। COH आबंध विदलन संबंधी अभिक्रिया, अभिक्रिया। देखो ये अगला हेडिंग, तो इसमें सबसे पहला आता है एनहाइड्राइड का विरचन। क्या आता है? एनहाइड्राइड का विरचन। देखो तो इसमें जो नंबर 1 पे चलता है वो हमारे पास सबसे पहले इसमें आता है एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड का विरचन, एनहाइड्राइड का विरचन यानी कि प्रिपरेशन ऑफ एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का हमें क्या करना है? प्रिपरेशन करना है। देखो ध्यान से इसमें क्या होता है, देख भाई अब इसमें क्या है मेरे पास, इथेनॉइक का अम्ल हमारे पास है, इथेनॉइक एसिड CH3, देखो डबल बॉन्ड होता है ना, यहाँ क्या होता है इधर OH होता है, दो लेंगे इसमें डबल बॉन्ड O और इधर H और ये O, ठीक है ना, और इधर CH3, ये कौन है? इथेनॉइक एसिड है, दो इथेनॉइक एसिड है, इथेनॉइक एसिड। अब ये जो इथेनॉइक एसिड है इसमें हम लोग क्या करते हैं, अम्लीय माध्यम में P2O5 के साथ इसकी रिएक्शन हम लोग करवाते हैं, ठीक है ना। यानी कि अम्लीय माध्यम में गर्म करना होता है, अम्लीय माध्यम लेना होता है और P2O5 देखो पानी फिर से निकलवाते हैं आप लोगों से, गर्म कर दिया पानी निकलेगा। अब इसका OH और इसका H दिख रहा है, यानी कि क्या कहा मैंने, इसका OH बंद और इसका COH बंद क्या होगा, टूटेगा, विदलन होगा, और यहां से OH का बंद, तो इसमें क्या होगा, आपको एनहाइड्राइड प्राप्त हो जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O हो गया, इधर O हो गया, C डबल बॉन्ड O हो गया इधर, और CH3 दिख रहा है। ये क्या होता है, इस प्रकार से हमारे पास इसमें रिएक्शन होता है, ये देखो। तो आप इसको ऐसे भी तो लिखते हो, CH3C डबल बॉन्ड O, फिर O आता है, फिर C डबल बॉन्ड O, इधर CH3, है ना। ये हमारे पास क्या हो गया, एनहाइड्राइड, एथेनोइक एनहाइड्राइड बोलते हैं इसको, है ना, इथेनोइक एनहाइड्राइड, इथेनोइक एनहाइड्राइड, ये चलता है रिएक्शन। तो एनहाइड्राइड बनता है कब, जब दो इथेनोइक अम्ल, 2 मोल्स ऑफ इथेनोइक एसिड क्या करते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं, किसके साथ में, खुद ही, सेल्फ। अब देखो दिख गया आपको, अब दिखाऊंगा अच्छे से, ठीक है ना, एनहाइड्राइड, इस प्रकार से इसकी होती है रिएक्शन। अब देखेंगे एस्टर के अंदर में क्या होता है, COH आबंध का ही विदलन होता है, किसमें, एस्टर में। तो नेक्स्ट हमारे पास है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, आ जाओ, दूसरा इसमें है एस्टरिफिकेशन। पहला एग्जांपल हो गया हमारा उसका, एनहाइड्राइड का विरचन हो गया, अब है एस्टरीकरण, ठीक है ना, यानी कि एस्टरिफिकेशन, एस्टरिफिकेशन ये तो आप 10th में पढ़ चुके हो। एक अल्कोहल लेते हैं और एक कार्बोक्सिलिक अम्ल लेते हैं, जब अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल आपस में करता है रिएक्शन, तो कार्बोक्सिलिक एसिड से तो निकलता है OH आबंध टूट करके, और अल्कोहल से निकलता है H आबंध, ठीक है ना, H और O के बीच का बंध टूटता है। देखो ऐसे, इसमें लैंग्वेज कोई मायने रखता ही नहीं, इसके अंदर आपको रिएक्शन याद होना चाहिए, लैंग्वेज खुद ही बना दोगे। देखो ये R हो गया, C डबल बॉन्ड O,
इसको हम तो ऐसे लिखता हूं, ठीक है। देखो डबल बॉन्ड हो गया, इधर O और ये H हो गया। अब HO उधर क्या है CH2, या फिर आप यहां पर R ले लो डायरेक्ट। चलो R लेते हैं, यहां पर R हो गया, यहां पर R डैश ले लो। अच्छा, ये रिएक्शन भी अम्लीय माध्यम में ही चलता है, ठीक है ना। एसिडिक मीडियम में ही ये रिएक्शन भी होता है। तो इसका OH और इसका H निकल जाएगा, पानी बाहर कर देगा। तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ। तो एस्टरिफिकेशन में एक्चुअली होता यही है कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड से तो COH बॉन्ड को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, और जो अल्कोहल है उसके अंदर से जो OH बॉन्ड है उसको ब्रेक करते हैं, और एसिडिक मीडियम में उसको हीट करते हैं। तो हीट करने से क्या होता है, एसिडिक मीडियम में हीट करने से वाटर रिलीज होता है, कहते हैं ना पानी निकलता है। गर्म करो पानी बाहर छोड़ेगा अपने आप। तो RC डबल बॉन्ड O हो गया, जहां से तोड़ो वहीं से जोड़ो। तो ये हमारे पास C हो गया, और इधर O और ये R, ये क्या बना एस्टर, ये R डैश है, ठीक है ना। आप इसका एग्जांपल भी ले सकते हो, बेहतरीन एग्जांपल देखो इसका ये है कि भाई हमारे पास CH3 है, C डबल बॉन्ड O और ये OH। आप इसमें लो क्या, आप इसमें H लो, O लो, CH3, ये हो गया मिथेनॉल, ये हो गया इथेनोइक एसिड। इसको हमें क्या करना है, गर्म करना है एसिडिक मीडियम में। तो आपको क्या मिलेगा, एस्टर मिलेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O O CH3, ठीक है ना। ये क्या मिला, इसका एस्टर मिला, और साथ में पानी बाहर छोड़ देगा। तो आप इधर वाटर भी दिखा दो फटाफट से, ठीक है ना। ये हमारा क्या था, एस्ट्रिफिकेशन, ठीक है, कॉपी करो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है भाई। तो ये हमारा क्या था, एस्ट्रिफिकेशन। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में जो अगली क्लास होगी वो ना अगले लेक्चर में खत्म हो जाएगा ये ना पूरा चैप्टर, ठीक है। मिलते हैं आपसे कल एक नए लेक्चर में, नए वीडियो में, नए लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।